बांकीपुर उपचुनाव से पहले पीके को लगा बड़ा झटका। चुनावों से पहले प्रशांत किशोर का कुनबा टूटा, विकेट गिर रहे, पोस्टर चिढ़ा रहे। आखिर क्यों टूट रही है पीके की जनसुराज पार्टी? दूसरों को चुनाव जिताने का ठेका लेने वाले देश के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर उर्फ पीके खुद ही अपनी पिच पर चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं। सोचा तो था कि जनता को स्वर्णिम बिहार का सपना दिखाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल तो खुद का घर ही संभालने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले पीके के कुनबे में भगदड़ मची है। इसे कहते हैं घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अभी पहली चुनावी परीक्षा ढंग से शुरू भी नहीं हुई कि इनके सबसे बड़े चेहरे प्रोफेसर केसी सिन्हा, फिल्म डायरेक्टर चेतना झाम, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह जैसे दिग्गज नेता एक झटके में ही भाग खड़े हुए और बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, बांकीपुर प्रशांत किशोर जी के लिए चुनाव लड़ने का जो ये निर्णय है, ये उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है। जमानत बचाना एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। ये एक अपराजित दुर्ग है भारतीय जनता पार्टी का। ये सिर्फ नेताओं का दल बदल नहीं है, ये पीके के ब्रांड और उनकी साख पर भी बट्टा लगा रहा है। ये उनके रुतबे के साथ साथ उनकी छवि को भी खराब कर रहा है। पटना की सड़कों पर जो पोस्टर टंगे हैं, उन्होंने तो जैसे जले पर नमक ही छिड़क दिया है। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। इस पर लिखा है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। इनको वोट नहीं, नोट चाहिए। कल तक जो पीके खुद को बिहार का मसीहा बता रहे थे, आज पटना की सड़कें उन्हें नोट चाहिए के पोस्टर से पटी पड़ी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में हो रही है टूट? आखिर पीके से कहां हो गई है चूक? इस भगदड़ के पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे कौन सा बड़ा सियासी और जातीय खेल छिपा है? आइए आपको समझाते हैं। दरअसल बांकीपुर बीजेपी का वो मजबूत गढ़ है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। इस सीट को हमेशा से ही कायस्थों का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। अब जरा पूरा का पूरा खेल समझिए। इस सीट से प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यही फैसला उनकी पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं को अंदर ही अंदर खटक गया? क्योंकि हाल ही में जनसुराज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रोफेसर केसी सिन्हा भी तो कायस्थ हैं। माना जा रहा है कि केसी सिन्हा को इस सीट से अपनी दावेदारी मजबूत दिख रही थी, लेकिन पीके के खुद चुनाव लड़ने की जिद ने उन्हें नाराज कर दिया। इसी नाराजगी की वजह से प्रशांत किशोर की पार्टी में यह बड़ी फूट पड़ गई। पीके के इसी फैसले ने उनके अपने ही साथियों को बगावत पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और बाय इलेक्शन जब भी होता है, सरकार उसको पूरी ताकत लगाती है, पूरी ताकत। तो स्थिति यह है कि प्रशांत जी को लगता है कि सब कुछ एको हम द्वितीयो नास्ति, आकाश गिर रहा है हम ही टेकेंगे। और वो अपील करते हैं, आरजेडी को गरियाते भी हैं, कांग्रेस को ऐना भी दिखाते हैं और अपील करते हैं। माना इतने बड़े वो लीडर हैं, न जमीन न पीछे पगा। आज तक बिहार में इतनी घटना घटती है, जिंदगी में घर से नहीं निकलते, जेब से 1 रुपया आज तक नहीं निकलता मदद की। जो इंसान खुद को वन मैन आर्मी समझकर पूरे के पूरे बिहार को बदलने का दावा कर रहा था, आज उसके खुद के सिपह सालार उसका साथ छोड़ रहे हैं। जब अपने ही घर के लोग प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो भला बिहार की जनता उन पर दांव क्यों लगाएगी? असली सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर का यह जनसुराज सिर्फ बीजेपी का एक वेटिंग रूम बनकर रह गया है, जहां नेता बड़े शान से आते हैं, थोड़ा नाम कमाते हैं और मौका मिलते ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? क्या पीके की क्रेडिबिलिटी
अब शून्य हो चुकी है। क्या बांकीपुर के चुनावी रण में उतरना प्रशांत किशोर के लिए गलत सियासी दांव साबित हुआ? क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज करना प्रशांत किशोर को भारी पड़ गया? इन सभी सवालों के जवाब तो चुनावी नतीजों के बाद ही मिलेंगे। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। दरअसल आरजेडी में भगदड़ मची है। लालू के सबसे करीबी ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में इस समय वो गदर मचा है कि लालू जी के कुनबे को अब फेविकॉल की जरूरत पड़ गई है। बांकीपुर के रण से ठीक पहले आरजेडी के सबसे बड़े संकट मोचक, टीवी डिबेट्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले और तेजस्वी यादव के करीबी मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। जो प्रवक्ता कल तक दूसरों का मुंह बंद कराता था, आज उसने खुद अपनी पार्टी के खिलाफ मुंह खोल दिया है और कहा है कि अब और अपमान नहीं सह सकता। मृत्युंजय तिवारी का ये इस्तीफा कोई मामूली नाराजगी नहीं है। ये सीधे सीधे हमला है उन लोगों पर जो पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था। इशारा एकदम साफ है। यह निशाना है तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सिपहसालार और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर। ये वही संजय यादव हैं जिनकी वजह से नवंबर 2025 में लालू यादव की अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ गया था। जब घर की बेटी और पार्टी का सबसे वफादार सिपाही दोनों ही एक बाहरी शख्स के अहंकार की वजह से बाहर हो जाने को मजबूर हो जाएं, तो समझिए पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कल तक जो लोग आरजेडी को गरीबों का मसीहा बताते थे, आज उनके बारे में मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई मान सम्मान ही नहीं है और कुछ लोगों ने पार्टी का बुरा हाल कर दिया है। बुरे वक्त में जब पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई थी, तब मृत्युंजय तिवारी ने लालू यादव जी का झंडा बुलंद रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनके जैसे वफादारों को किनारे होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसे कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब हालात ये है कि डैमेज कंट्रोल के लिए आरजेडी के सबसे बुजुर्ग और कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को दौड़ना पड़ा है। वो मृत्युंजय जी को मना रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू जी से मिल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सूत्रों की माने तो मृत्युंजय तिवारी का अगला पड़ाव अब सीधे बीजेपी के घर में होने वाला है। भागलपुर के रहने वाले और युवाओं को आरजेडी से जोड़ने वाले इस कद्दावर ब्राह्मण चेहरे का जाना तेजस्वी यादव के M-वाइज समीकरण के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। क्या मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा अपनी ही पार्टी की सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं के नाम पर शक्ति प्रदर्शन कर भाजपा नेतृत्व को संदेश देना चाहते हैं? क्या दतिया उपचुनाव में नाराजगी शांत करने के बजाय आग में घी डाला जा रहा है? और सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के समर्थन का मामला है या फिर बीजेपी के भीतर चल रही सियासी जंग का सार्वजनिक प्रदर्शन? दतिया उपचुनाव अब सिर्फ एक पार्टी का चुनाव नहीं रह गया। ये बीजेपी के भीतर ताकत, तकरार और तंज की ऐसी कहानी बनता जा रहा है जिसमें हर बयान कई राजनीतिक संकेत
छोड़ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ताजा बयान कि अगर उनके कार्यकर्ता जेल गए तो वो भी उनके साथ जेल जाएंगे, इसे कार्यकर्ताओं के प्रति नरोत्तम मिश्रा का सिर्फ भावनात्मक समर्थन नहीं बल्कि सत्ता और संगठन दोनों के लिए सियासी संदेश भी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ टिकट बंटवारे से पैदा हुई नाराजगी नहीं लगती। मामला अब पार्टी के अनुशासन से आगे बढ़कर ताकत दिखाने तक पहुंचता नजर आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा का यह भी कहना है कि दम है तो छूकर दिखाओ, सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती देने जैसा नजर आता है। लेकिन यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि राज्य में प्रशासन आखिर किसका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर पूर्व गृह मंत्री पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हैं तो सवाल विपक्ष से ज्यादा उनकी खुद की सरकार पर खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट हार गए थे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ तो नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, लेकिन टिकट आशुतोष तिवारी को मिल गया। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत नरोत्तम मिश्रा पर कितनी सही बैठती है इसका फैसला तो समय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनके सार्वजनिक बयान विपक्ष को मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन हैं। यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। फिर जब वो कहते हैं कि आशुतोष तिवारी में इतनी ताकत नहीं कि उनका टिकट कटवा दें तो सवाल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर टिकट आशुतोष तिवारी ने नहीं कटवाया तो फिर इशारा आखिर किसकी तरफ है? क्या ये पार्टी के बड़े नेताओं की ओर है या फिर प्रदेश नेतृत्व को एक संदेश है? एक तरफ नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं को पीतांबरा माई की कसम खिलाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी ही सरकार के प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं। यही बात कई सवाल खड़े करती है। एक और कहावत है और वो कहावत ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है तो उसके पीछे प्रशासन की कोई वजह होगी, लेकिन अगर पूर्व गृह मंत्री खुलकर कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता जेल गए तो वो भी जेल जाएंगे तो ये अनुशासन से ज्यादा दबाव की राजनीति जैसा लगता है। बीजेपी हमेशा खुद को अनुशासित पार्टी बताती रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस बयान को सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर देखते हैं या फिर पार्टी के नियम के दायरों में भी इसे देखा जाता है। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया, ये बीजेपी के भीतर प्रभाव, पहचान और राजनीतिक ताकत की परीक्षा भी बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा ये दिखाना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ आज भी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगर तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। ऐसे बयान अगर लगातार आते रहे तो उनका असर सिर्फ विपक्ष को फायदा पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी की छवि पर भी इनका असर पड़ सकता है। दतिया की जनता भले एक विधायक चुनेगी, लेकिन इस चुनाव का सीधा संदेश भोपाल से लेकर दिल्ली तक जरूर जाएगा ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट देना चाहिए था या यहां पर बीजेपी से बड़ी गलती हो गई है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।